नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि नेस्ट की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि हमारे इसमें वर्किंग जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अंडर सीएसएमए रूल्स 1944 के अंतर्गत। यानी कि सीजीएचएस वाली फैसिलिटी नहीं है, बट सीएसएमए रूल के अंतर्गत आपको गवर्न किया जाता है और आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग पीछे 16 दिसंबर को एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में आपको पूरा जो मेडिकल अटेंडेंस का जो रूल्स है नेस्ट के, वो फॉर्म किए गए थे, सब कुछ बताया गया था। बट उसमें एक चीज़ नहीं थी, वो ये नहीं थी कि किसको कितनी बिल सैंक्शन करने की अथॉरिटी है, वो चीज़ क्लियर नहीं की गई थी। और वही मेन चीज़ है, क्योंकि आपको अगर बिल लगाना है तो वो किसको लगाना है, कौन सैंक्शन करेगा, ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी तो वो आपका उन रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं था। तो इन जो रूल्स, जो आपकी बिल्स की जो सीलिंग है, वो अब एक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दी गई है। ये 28 तारीख का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए क्या है, procedure for payment of house masters honorarium free meal facility at EMRS and Nest medical attendance rules 2024 regarding. So Nest had issued guidelines for the aforesaid mentioned approved items, that is this. As per these guidelines, it was stated the procedure of release of captioned payment allowances will be issued separately. In this regard, competent authority Nest has approved procedure of payment attached as annexure 1. This issued with the approval of the competent authority. तो यहाँ पे आपको वो तो बता दिया गया था रूल्स एंड रेगुलेशन, बट उसका जो पेमेंट का जो तरीका है वो इसमें कहीं भी नहीं बताया गया था। वो अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया गया है। पहले मैं आपको पुराना वाला नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसमें नेस्ट के मेडिकल अटेंडेंस रूल्स जो है वो फॉर्म किए गए थे। तो 16 दिसंबर का लेटर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखिए आपके मेडिकल अटेंडेंस रूल इसी लेटर में बताए गए थे। ये देखिए, नेक्स्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2024। तो इसमें जो पूरी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसकी पेमेंट वगैरह की सब कुछ इसमें बताया गया है। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि इसके रूल्स जो क्या क्या किस तरीके से पेमेंट होना है, वो सब चीज़ें मैंने सेपरेटली एक वीडियो में बनाया हुआ है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ पेमेंट के प्रोसीजर पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जो पेमेंट है वो होना है। तो इसमें देखिए, मेडिकल अटेंडेंस के क्लेम के लिए, यानी कि मेडिकल रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से है। तो नेम ऑफ द मेडिकल कार्ड होल्डर, ये आपका नाम आएगा। मेडिकल कार्ड नंबर जो आपका जो भी मिलेगा स्कूल से या जहाँ से भी, तो वो भरा जाएगा। बेसिक पे, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेशेंट, ये सब चीज़ें जो है इसमें भरी जाएंगी डिटेल्स। यहाँ पे पेशेंट नेम, पेशेंट का जो मेडिकल कार्ड होल्डर है यानी एम्प्लॉय है, उसके साथ क्या रिलेशन है। फिर जहाँ पे हॉस्पिटल में आप मतलब ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वहाँ पे का एड्रेस वगैरह चीज़ें, ओपीडी ट्रीटमेंट है, आईपीडी है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे भरी जाएंगी। फिर उसके बाद कोई मेडिकल एडवांस आपने लिया है तो वो भरना है। टोटल अमाउंट क्लेम जो कर रहे हैं आप, वो भरना है। ओपीडी के लिए कितना, मतलब डॉक्टर ने ओपीडी के लिए कितना लिया है, टेस्ट वगैरह में कितने रुपए खर्च हुए, मेडिसिन में कितने खर्च हुए हैं, उन सब चीज़ों का आप यहाँ पे टोटल करके जो मेडिकल कार्ड होल्डर वो अपने साइन करेगा। इस प्रकार से आपको ये जो है डिटेल्स, जो एनेक्चर 1 वाला जो फॉर्म है, ये आपको भर के देना होगा। तो इसमें अभी हम आज के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा गया है वो हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है रिम्बर्समेंट होना है तो पेमेंट होना है, पेमेंट होना है तो पेमेंट कैसे होगा, तो ये चीज़ मेन था। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे कि इस प्रकार का जो पेमेंट होना है वो किस प्रकार से होना है। तो प्रोसीजर ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स अंडर नेक्स्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल 2024, तो ये चीज़ें हैं। तो प्रोसीजर क्या है, देखिए, ये आपका 23/12/2024 से एप्लीकेबल है। और फंड्स टू बी यूटिलाइज, ये जीआईए होगा, जो भी है, इससे आपको मतलब नहीं है। पेमेंट प्रोसीजर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ओपीडी, आउटडोर ट्रीटमेंट, तो आउटडोर ट्रीटमेंट जो होता है वो ओपीडी के अंतर्गत आता है।
तो आउटडोर ट्रीटमेंट, डे केयर प्रोसीजर एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलो अप ट्रीटमेंट। तो कुल मिला के ओपीडी की बात यहाँ पर की गई है कि आउटडोर ट्रीटमेंट है, डे केयर प्रोसीजर मतलब एक दिन वाला जो है, ये पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए हैं तो उसके बाद का जो फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है उन सब के बारे में है। तो नेक्स्ट एम्प्लॉय शैल सबमिट हिज क्लेम इन एनेक्चर 1। तो एनेक्चर 1 क्या है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया था वही एनेक्चर 1 है। स्क्रीन पर आप हाँ ये आपका एनेक्चर 1 है, इसको आपको भर के देना है। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, पूरा आप भर के देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है, along with prescription slip, bills, consultation fee receipt, laboratory and investigation receipt in original and duly certified by the employee concerned, the medical expense on OPD treatment shall be reimbursed as per CGHS AIMS rate as per actual, whichever is less. In case of there is no CGHS AIMS rate, the rates allowed shall not be more than the lowest CGHS rate in the adjoining area. तो यहाँ पे जो OPD ट्रीटमेंट के बारे में आपको जो पेमेंट होना है उसमें आपको एनेक्चर 1 भर के देना है। उसके साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, बिल्स, कंसल्टेशन फी रिसीट, लेबोरेटरी और इन्वेस्टिगेशन चार्ज मतलब जो आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं उनकी रिसीट वगैरह सब कुछ लगा के देनी है। और पेमेंट जो होगा वो आपको CGHS रेट्स पे होगा, जो भी उस इलाके में किसी एक बीमारी का CGHS रेट होगा। मान लो किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड का जो CGHS रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट होगा। अगर आपका बिल ज़्यादा है और CGHS में उसका पेमेंट कम मतलब जो रेट है वो कम है तो कम पेमेंट होगा, और आपने कम में इलाज कराया है CGHS रेट ज़्यादा है तो आपका जो कम वाला है वो पेमेंट होगा। तो इस प्रकार से होना है। तो ट्रीटमेंट कैन बी टेकन इन एनी स्टेट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल, CGHS एनपैनल्ड हॉस्पिटल। तो ये जो ट्रीटमेंट लिया जा सकता है वो आप ये नहीं कि किसी प्राइवेट में जाके ऐसे ही करा लें आसपास के डॉक्टर के पास, नहीं। ये जो ट्रीटमेंट करवाना होगा ये आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल। ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जैसे ESIC वगैरह के जो हॉस्पिटल होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल कहलाते हैं। ESIC के हॉस्पिटल हो गए या और भी कोई रेलवे वगैरह के हॉस्पिटल हो गए, आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हॉस्पिटल हो गए, तो इस प्रकार के हैं। या जो हॉस्पिटल CGHS में एनपैनल्ड है, ऐसे हॉस्पिटल जो CGHS में एनपैनल्ड है वो वाले हॉस्पिटल में आप जाकर इलाज करा सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में बी टेकन फ्रॉम द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर सच केसेस शुड आल्सो बी सपोर्टेड विद इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, बट जो रिम्बर्समेंट क्लेम वगैरह है वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ सपोर्टेड होने चाहिए, यानी कि उसके साथ आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा उस हॉस्पिटल का। ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने जो मेडिकल वाला जो पहला वीडियो है मेरा उसमें डिटेल में समझाया है, उसको आप देख लीजिएगा। पावर्स टू एम्पावर मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो रिम्बर्समेंट होने हैं वो किस प्रकार से होने हैं वो आप लोग इसमें देख लीजिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में, इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें आपका क्या है, प्रिंसिपल, डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल। तो अप टू 5000 इन ईच केस सब्जेक्ट टू 12 मंथ सीलिंग ऑफ 5000 पर फॉर एन एम्प्लॉई। तो इसको समझिए कि किस प्रकार से होना है। तो हर केस में आपको 5000 रुपये तक आप जो है वो मतलब पेमेंट कर सकते हैं प्रिंसिपल, मतलब पेमेंट प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू 25,000 सीलिंग फॉर एन एम्प्लॉय। तो हर एम्प्लॉय को 25,000 से ज़्यादा का पेमेंट प्रिंसिपल नहीं कर सकता। अब इसको समझिए किस प्रकार से है। सपोज आपको कोई बीमारी हुई, पहले महीने आपने 4000 का बिल लगाया, इस प्रकार से 4000, 3000, 5000 मतलब 4000 के बिल मान लो, कैलकुलेशन में इजी के लिए आपने 6 महीने तक 4-4000 के बिल लगाए, ठीक है। तो 6 चौक 24,000 रुपये हो गए। तो इसमें 5000 से कम का बिल है आपका और जो है वो टोटल अमाउंट आपका 24,000 है। तो वो सारा पेमेंट जो है वो प्रिंसिपल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5000 से कम का बिल होना चाहिए, बस कुल मिला के बात ये है। और एक साल में 25,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकता। अब क्या होगा, मान लो 4-4 के बिल लगाए और वो जो है वो आपका, आप मान लीजिए 7वीं बार वो बिल लगाने गए 4000 का, तो अब आपका जो अमाउंट है टोटल
वो आपका 28,000 हो जाता है टोटल। तो यानी कि 25,000 से वो इन ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में अब वो जो मामला है वो आपके नोडल ऑफिसर के पास चला जाएगा। तो एक बार में 5,000 तक का बिल प्रिंसिपल सैंक्शन कर सकता है, और टोटल टोटल आपका एक साल में 25,000 तक का बिल एक एम्प्लॉय का वो सैंक्शन कर सकता है प्रिंसिपल। उसके आगे आपके उसके हायर अथॉरिटी है नोडल ऑफिसर ऑफ स्टेट सोसाइटी या इंचार्ज ऑफिसर ऑफ रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस तो अभी कुछ है नहीं, भविष्य में बनेंगे तो अलग बात है। स्टेट सोसाइटी का जो नोडल ऑफिसर है वो उसके ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए 5,000 से ऊपर का बिल है, 5,000 से ऊपर का बिल है, या एक साल में 25,000 से ऊपर का बिल है, 5,000 से ऊपर का बिल है या एक साल में 25,000 से ऊपर का बिल है, सब्जेक्ट टू 12 मंथ सीलिंग ऑफ 1 लाख रुपये फॉर एन एम्प्लॉई, और 1 लाख रुपए से कम, यानी साल में 25,000 से ऊपर और 1 लाख रुपए से कम का अगर बिल है, तो आपका जो उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहेगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट सोसाइटी का नोडल ऑफिसर है वो रहेगा। अब इसको समझिए ये कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए आपका बिल 4,900 रुपये का है या 5,000 रुपये का है, तो आप वो प्रिंसिपल के पास लगा सकते हैं, प्रिंसिपल उसको सैंक्शन कर देगा। बट आपका बिल अगर मान लीजिए 5,100 रुपये का है, आपका बिल एक बार का 5,100 रुपये का है, तो वो प्रिंसिपल उसको सैंक्शन नहीं कर सकता। वो बिल सैंक्शन होने के लिए जाएगा नोडल ऑफिसर के पास, और नोडल ऑफिसर जो है वो उसको सैंक्शन करेगा। ठीक है, अब ये तो आ गई एक बार की बिल की बात। अब मान लीजिए आपके 4,000 रुपये के बिल थे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 4,000 की बिल 6 बार तो प्रिंसिपल ने सैंक्शन कर दिया, 4 24, ठीक है, 24,000। बट जब आपने 7वीं बार 4,000 का बिल लगाया तो आपका जो अमाउंट है वो 24,000 से बढ़कर अब 28,000 हो गया है, जो कि 25,000 की सीलिंग को क्रॉस कर गया है, 28,000। तो अगली बार जो 4,000 वाला जो बिल लगेगा 24,000 के बाद वाला, तो वो वाला बिल जाएगा आपके नोडल ऑफिसर के पास, क्योंकि 25,000 की सीलिंग जो है अब वो क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी प्रिंसिपल को अथॉरिटी है। तो वो जाएगा प्रिंसिपल के पास, नोडल ऑफिसर के पास। तो अगला वाला जो 4,000 का बिल है वो नोडल ऑफिसर उसको सैंक्शन करेगा। अब वो सैंक्शन कर सकता है 1 लाख तक, 1 साल तक। अब मान लीजिए 1 साल में आपने जो बड़ा आपका कोई इलाज हुआ, आपका ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ गया, तो वो नोडल ऑफिसर उसको सैंक्शन कर देगा। बट अगर आपका खर्चा 1,01,000 रुपये है, तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में होगा आपका एडिशनल जॉइंट कमिश्नर नेस्ट। तो जो केस कवर नहीं हुए हैं 1 और 2 में, यानी कि 1 लाख रुपए से अगर ऊपर का बिल है, तो उसको सैंक्शन करने की जो अथॉरिटी है वो आपका नेस्ट के जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रहेंगे। तो कंसर्न ऑफिशियल्स ऑफ EMRS शैल स्क्रूटनाइज द मेडिकल क्लेम्स एंड सबमिट टू द प्रिंसिपल और कंसर्न स्टेट सोसाइटी विद रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल कौन है, यहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल है आपकी स्कूल का अकाउंटेंट। आप जो अपना बिल्स वगैरह जो सबमिट करेंगे वो अपनी स्कूल के अकाउंटेंट को सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद अकाउंटेंट जो है वो बिल आपके प्रिंसिपल के सामने ले जाके टेबल करेगा। अगर वो प्रिंसिपल की सैंक्शनिंग अथॉरिटी में होगा, यानी कि 5,000 से कम का बिल है या पूरे साल में 25,000 से कम का है, तो उस केस में प्रिंसिपल उसको सैंक्शन कर देगा। नहीं तो वो फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसको स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड कर देगा, नहीं तो वो नेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। तो प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटी रीजनल ऑफिस नेस्ट विल बी एग्जामिन द सेम एंड विल इशू सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। Concerned EMRS accountant official shall enter the sanction amount of medical reimbursement in the HRMS portal and shall be paid along with monthly salary bill of the employees. All the approved bills should be countersigned by principal accountant ऑफिस इंचार्ज। तो यहाँ पे आपके जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है वो HRMS पोर्टल में फिल किया जाएगा अकाउंटेंट के द्वारा, और फिर उसके बाद वो आपकी मंथली सैलरी के साथ पेमेंट हो जाएगा उसका। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल रिम्बर्समेंट शैल बी बुक्ड फ्रॉम द सैलरीज कंपोनेंट ऑफ द रिकॉर्डिंग ग्रांट। तो ये आपके मतलब कोई चीज़ नहीं है। मेडिकल रिम्बर्समेंट रजिस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन द मेडिकल attached annexure 2 which must be maintained for 10 years. Medical bills for reimbursement must be preserved for minimum 5 years. These records should be provided to the audit teams in school RO headquarters. तो मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल का जो रजिस्टर है वो 10 साल के लिए मेंटेन रखना है, और रिम्बर्समेंट जो है वो 5 साल के लिए, जो बिल्स वगैरह है वो 5 साल के लिए रखने हैं, और ऑडिट के समय उनको प्रस्तुत करना होता है। इंडोर ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप कहीं पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अभी तक बात हो रही थी आपका आउटडोर ट्रीटमेंट की कि आप गए, इलाज कराया, चले आए। इंडोर ट्रीटमेंट में आपके हॉस्पिटलाइजेशन की बात होती है। अब इसमें देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। तो प्लान्ड इंडोर ट्रीटमेंट यानी कि
आपने पहले से कोई सर्जरी शेड्यूल कर रखी है, मान लीजिए आपको पथरी है, कुछ है, तो उस केस में आपने प्लान कर रखा है कि हाँ अगले महीने में ये जो है अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, तो उसमें क्या होना है, तो एम्प्लॉय शैल सबमिट रिक्वेस्ट टू रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटी आर फॉर परमिशन ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट फॉर देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स एंड सेल्फ इन द एडवांस अलॉन्ग विद लेटर फ्रॉम द कंसर्न हॉस्पिटल स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इलनेस ट्रीटमेंट टू बी गिवन एंड पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो खुद का या अपने पेरेंट का जिसका भी हॉस्पिटलाइजेशन होना है, ऑपरेशन वगैरह होना है, तो उसका एडवांस में आप एक रिक्वेस्ट जो है वो प्रिंसिपल को अपना सबमिट करेंगे। प्रिंसिपल शैल ऑब्टेन द परमिशन फॉर इंडोर ट्रीटमेंट ऑफ देयर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स एंड सेल्फ इन एडवांस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और प्रिंसिपल को अगर करवाना है खुद का इलाज अपने फैमिली मेम्बर्स का, वो अपनी जो परमिशन लेगा वो स्टेट सोसाइटी से लेगा, और बाकी जो स्टाफ है वो प्रिंसिपल से लेंगे। नेक्स्ट आरओ हेडक्वार्टर विल सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर प्लांट नेक्स्ट हेडक्वार्टर। तो नेक्स्ट आरओ के जो स्टाफ हैं वो नेक्स्ट हेडक्वार्टर को भेजेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय शैल टेक द ट्रीटमेंट एंड सबमिट हिज क्लेम to the principal in EMRS in annexure सेकंड मेडिकल रिम्बर्समेंट रिक्लेम फॉर्म। तो एम्प्लॉय जो है वो ट्रीटमेंट लेगा और अपना जो रिम्बर्समेंट है वो मतलब क्लेम जो है वो प्रिंसिपल को सबमिट करेगा अलॉन्ग विद ओरिजिनल ये सब चीज़ें जो हैं, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, बिल, कंसल्टेशन फी, रिसीट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चार्जेस अलॉन्ग विद ड्यूली सेल्फ सर्टिफाइड बाय द मेडिकल बाय द एम्प्लॉय कंसर्न। आरओ स्टाफ एंड अदर head of the office shall submit claim of the head of the office reimbursement cases of head of the office should be submit to next headquarter। तो ये आरओ स्टाफ वगैरह की बात है, आरओ आपका है ही नहीं तो बात ही क्या करनी है। कंसर्न ऑफिशियल शैल स्क्रूटनाइज द मेडिकल क्लेम्स एंड सबमिट द कंसर्न प्रिंसिपल एंड स्टेट सोसाइटी विद रिकमेंडेशन थ्रू प्रिंसिपल एज मे बी। तो कंसर्न ऑफिसर यहाँ पे आपका अकाउंटेंट है स्कूल के मामले में, तो वो चेक करेगा और वो जो है कि आपके क्लेम्स वगैरह सही है नहीं, और वो प्रिंसिपल को सबमिट करेगा। प्रिंसिपल के मामले में आपके नोडल ऑफिसर वगैरह का मामला रहेगा। पावर्स टू अप्रूव मेडिकल एक्सपेंडिचर टू द फॉलोइंग EMRS। तो आपके अगर इंडोर ट्रीटमेंट है यानी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का डिपेंडेंट का, तो उस केस में जो उसका एक्सपेंडिचर की जो सीलिंग है वो प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए तक का है। और सपोज आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई, पथरी वथरी का ऑपरेशन हुआ है, आपके माँ बाप का किसी का जो है माता पिता का सपोज मोतियाबिंद वगैरह का किसी का ऑपरेशन हुआ है, आपका बिल मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख से कम है, तो वो जो पेमेंट है वो सारा प्रिंसिपल कर देंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है या एक का ही ट्रीटमेंट 1 लाख से ऊपर है, या मान लीजिए 2 लोग का ट्रीटमेंट हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसका टोटल बिल आपका 1 लाख से ज़्यादा है, तो 1 लाख से 5 लाख तक का जो टोटल बिल है वो आपका नोडल ऑफिसर उसको सैंक्शन करेंगे, और 5 लाख से ऊपर का जो होगा वो आपके एडिशनल कमिश्नर नेक्स्ट के वो सैंक्शन करेंगे। तो स्टेट EMRS सोसाइटी में एग्जामिन द, फिर उसके बाद वही बात है कि वो एग्जामिन करना है और फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटी वगैरह को भेजना है, बाकी चीज़ें वही है इसमें। फिर उसके बाद जितना आपको रिम्बर्समेंट मिलना है वो जो आपके स्कूल का अकाउंटेंट है वो HRMS पोर्टल पर उसको भर देगा सैलरी बिल के साथ आपके, और आपको सैलरी के साथ उसका पेमेंट हो जाएगा। इमरजेंसी इंडोर ट्रीटमेंट के मामले देख लीजिए, तो इन इमरजेंट कंडीशन द इंडिविजुअल हैज़ टू इंटीमेट हिज ऑफिस विद इन 48 आवर्स followed by ex post facto approval from the competent authority after discharge. Rest procedure shall be stated in A above. In case of IPD treatment taken from any hospital other than Nest or CGHS and panel hospital, central state government hospital, the claim more than 1 lakh will be verified by the committee constituted by the competent authority, that is principal, in case of employee posted at EMRS state society in case of principal, and Nest headquarter in case of employees posted in RO headquarter. The committee shall verify the genuineness of the claim and make recommendation accordingly only for emergency cases along with emergency certificate issued by the hospital। तो देखिए, अगर आपने इमरजेंसी इंडोर ट्रीटमेंट लिया है, मान लीजिए आपको बहुत तुरंत अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो उसमें आपके पास टाइम तो होता नहीं कि CGHS एंड पेनल्ड हॉस्पिटल मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर है आपके वहाँ से, तो कैसे लेके जाएंगे, तो आप आसपास अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। अपेंडिक्स के दर्द में अक्सर ऑपरेशन करना पड़ता है तुरंत, तो
उसमें क्या होगा, वो एक इमरजेंसी आ जाएगी, तो उसमें अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो मतलब हॉस्पिटल है जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करवाया है, वो उसमें आपको वहाँ से आपको एक इमरजेंसी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ भाई, इनकी हालत बहुत ख़राब थी, अगर इतने घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट ना होता तो इनको जो है दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इनको ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी था। तो इस केस में आप वो करेंगे, फिर उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आप अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी कि प्रिंसिपल है, उसको आप सूचित कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 लाख तक का जो क्लेम है, वो तो आपका प्रिंसिपल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1 लाख से ऊपर का कोई क्लेम है, तो उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। ये हमारे एम्प्लॉइज़ के मामले में प्रिंसिपल के द्वारा, प्रिंसिपल एक कमेटी बनाएँगे और देखेंगे कि हाँ, ये जो आपका ट्रीटमेंट करवाना था, ये कोई फर्जी क्लेम तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आपके पास टाइम था, आपने फिर भी मतलब किसी मतलब निजी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लिया, नहीं। उसमें आपको 1 लाख से ऊपर के जो भी बिल होंगे, उसमें प्रिंसिपल कमेटी बनाएँगे और कमेटी बनाने के बाद चेक करेंगे कि हाँ भाई, वो जेन्युइन था या नहीं था। अब वो कमेटी जैसे भी रिकमेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है बिल का भुगतान हो जाएगा। मेडिकल एडवांस, तो एडवांस कैसे मिलेंगे, देखिए। नेक्स्ट, ईएमआरएस एम्प्लॉइज मे बी ग्रांटेड 90% ऑफ द मेडिकल एडवांस और अप्रूव्ड सीजीएचएस पैकेज रेट ऑन रिसीट ऑफ ए सर्टिफाइड treating physician of the government recognized CGHS and panel hospital. In case of all hospitalization, such advance shall be adjusted in final medical reimbursement claim submitted by an employee. If an employee fails to submit the claim, the amount of the advance shall be recovered from his salary. The power to sanction approve the advance shall be as under principle for all other EMRS और EMRS एम्प्लॉयज़ अदर देन सेल्फ। और जो आरओ है या नोडल ऑफिसर है, वो आपका प्रिंसिपल को कर सकता है, हेडक्वार्टर जो आपका आरओ का स्टाफ या हेडक्वार्टर का स्टाफ है उनको। तो देखिए, इसमें क्या है, मेडिकल एडवांस, मान लीजिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना है आपका, और आपका जो टोटल बिल आएगा, एक मतलब अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है हॉस्पिटलाइजेशन की, सबकी रेट होते हैं, सबको हॉस्पिटल को पता होता है कि ये बंदा है, इसका पथरी का ऑपरेशन होना है, मान लीजिए 50,000 रुपये इसको टोटल खर्चा आएगा हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। तो उसमें क्या होगा, उसका 90% आपको एडवांस मिल सकता है। तो उस हॉस्पिटल से जो भी आपका फिजिशियन होगा, उस हॉस्पिटल में जो भी बिल ये इस तरीके से देखता होगा, या जो आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, इनका टोटल जो खर्चा होना है वो 50,000 होना है। तो उसका 90% आपको एडवांस मिल जाएगा, यानी कि 50,000 का 90% यानी 9×45, यानी 45,000 रुपये आपको एडवांस मिल जाएगा। और आप लेके जाइए, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाइए सब कुछ। फिर उसके बाद मान लीजिए 50,000 में मान लीजिए आपका 55,000 रुपये खर्चा आ गया, तो फिर उसमें आप उसको लगा देंगे कि हाँ भाई, टोटल 55,000 खर्चा आया है, 45,000 रुपये एडवांस ले रहा है, 10,000 रुपये और मिल जाएंगे। मान लीजिए 50,000 रुपये का आपने बिल मतलब अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाया था, बट खर्चा आपका 40,000 ही आया है, तो उस केस में आपने 45,000 एडवांस ले रखा, तो बाकी जो 5,000 रुपये हैं वो आप उसको सबमिट कर देंगे, यानी कि वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल एडवांस वगैरह पेमेंट होगा। सीजीएचएस रेट क्या है, वो आपके पता ही है सब लोगों को कि जो नियरेस्ट सीजीएचएस सिटी है, उसमें जो भी मेडिकल के रेट्स होंगे, ट्रीटमेंट के रेट्स होंगे सीजीएचएस वाले, वो एप्लीकेबल होंगे। एम्स रेट जो नियरेस्ट एम है, उस एम्स जो है उसमें जो रेट्स हैं वो होंगे। और मिसलेनियस तो इसमें क्या ही बताएं। इन एडिशन टू अबव गाइडलाइंस विच एवर नॉट कवर्ड, तो जो भी चीज़ें इसमें कवर नहीं की गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया गया है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट रजिस्टर फॉर्मेट किस प्रकार से बनना है। और इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, बाकी ये वीडियो मेरा पहले का बनाया हुआ है। ये 15 प्रकार की जो बीमारियां हैं, प्रोलॉन्ग डिसीज़ हैं, वो ओपीडी ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो है वो वैलिड है। तो जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह है, या किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो सब चीज़ें भी जो है वो ओपीडी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है। बाकी देख लीजिए, हार्ट एलिमेंट, पैरालिसिस, डायबिटीज़, एपीओसी, थायराइड डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, ब्रोनिकल अस्थमा, कैंसर, हेमोलिटिक डिसऑर्डर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी अगर किसी के पेरेंट्स को है या खुद को है, तो वो भी ओपीडी ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है उसका। और ये और ऑस्टियो आर्थराइटिस और थैलेसेमिया
ऑस्टियोपोरोसिस, क्रोनिक लिवर डिसीज़, पार्किंसन आपको पता है जिसमें हाथ हिलते हैं लोगों के, और बाकी जो चीज़ें हैं, तो इस प्रकार की 14 जो बीमारियां हैं ये ओपीडी ट्रीटमेंट के अंतर्गत वैलिड है। बाकी और भी आप बीमारी जैसे बुखार-वुखार हो गया, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये तो ओपीडी में आती ही हैं। इसके अलावा ये प्रोलॉन्ग डिसीज़ हैं, जो लंबे समय वाली जो बीमारियां हैं, ये चीज़ें भी ओपीडी ट्रीटमेंट के अंतर्गत कवर्ड हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है और कोई भी सवाल है, आपका ट्रीटमेंट होना है, आपके किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट होना है, किस प्रकार से फैमिली मेंबर डिपेंडेंट जो है वो शो किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँगा कमेंट के माध्यम से, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपके सवाल के जवाब दे दिए जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।